हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका आज के इस नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं झारखंड पुलिस के एग्ज़ाम में आने वाली जियोग्राफी के एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर के बारे में। ठीक है, और ये पार्ट 3 वीडियो है। पार्ट 1 और पार्ट 2 आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, जियोग्राफी के नाम से प्लेलिस्ट बना दिया गया है और वहाँ पे आपको सभी वीडियो जियोग्राफी के मिल जाएंगे। और आज के वीडियो में हम लोग टॉप 150 प्लस एमसीक्यू देखने वाले हैं, जो कि झारखंड पुलिस के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपके एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। और आपको इस वीडियो में आपको ऐसे सवाल देखने को मिलेंगे जो कि पहले के एग्ज़ाम में आए हुए हैं। ठीक है, पहले झारखंड पुलिस के एग्ज़ाम में आए हुए हैं और कुछ ऐसे आपको सवाल मिलेंगे जो आ भी सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो इम्पॉर्टेंट है, सवाल बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो में आप बने रहिएगा। चलिए हम लोग शुरू करेंगे। ठीक है, और शुरू करने से पहले एक लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए, पहला सवाल है कि निम्न में से कौन सा गीजर भारत के बिहार प्रांत में स्थित है। ठीक है, तो कौन सा गीजर बिहार प्रांत में स्थित है। तो सही उत्तर हो जाएगा सीताकुंड। ठीक है, सीताकुंड बिहार में स्थित है। अगला सवाल, लैपीज किस क्षेत्र से संबंधित स्थलाकृति है। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका कार्स्ट। ठीक है, कार्स्ट से संबंधित है। आंधी घाटियाँ कहाँ मिलती हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा चूना प्रदेश में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। युवाल कहाँ मिलती है। युवाल, तो सही उत्तर हो जाएगा चूना पत्थर प्रदेश में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फियोर्ड किस प्रक्रम से निर्मित होता है। तो सही उत्तर हो जाएगा समुद्री तरंग से। ठीक है, फियोर्ड समुद्री तरंग के कारण निर्मित होता है, मतलब बनता है। तकलामाकन मरुभूमि किस देश में स्थित है। तो सही उत्तर हो जाएगा चीन में। ठीक है, सारगैसो क्या है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। सारगैसो क्या है। तो सही उत्तर हो जाएगा कि ये समुद्री घास है। ठीक है, जो समुद्रों में पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन एक गर्म सागरीय धारा है। तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व में सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ आता है। देखिए, ज्वार का मतलब होता है क्या है, समझिए। मान लीजिए ये समुद्र है। ठीक है, इस तरह से समुद्र है और जब समुद्र में भूकंप आता है, ठीक है, भूकंप वगैरह आ जाता है, तो उसके कारण इसकी लहरें बहुत ऊंची उड़ जाती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा ऊंचा ऊपर चला जाता है। लहरें ऐसे ऊपर जाती हैं फिर नीचे आती हैं। ठीक है, ऊपर जाती हैं ऐसे फिर नीचे आती हैं, इस तरह से। तो भूकंप वगैरह आता है या गुरुत्वाकर्षण के कारण भी ऐसा होता है। तो समुद्री लहरें जब ऊपर जाती हैं, इस तरह से ऊपर उछलती हैं बहुत ऊपर, ठीक है, तो उसको कहा जाता है ज्वार। ठीक है, तो समुद्री लहरें जब ऊपर जाती है तो उसको कहते हैं ज्वार। और वही समुद्री लहरें जब ऊपर से नीचे आने लगती हैं, ठीक है, नीचे जब गिरने लगती है तो उसको कहते हैं भाटा। ठीक है, याद रखिएगा, जब समुद्री लहरें ऊपर उठती हैं तो उसको कहते हैं ज्वार। अब जब समुद्री लहरें नीचे गिरती हैं, वही उठी हुई लहरें जब नीचे गिरती हैं तो उसको कहते हैं भाटा। ठीक है, तो यहाँ पूछ रहा है कि विश्व में सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ पर आता है। ठीक है, किस समुद्र में आता है। तो सही उत्तर होगा इसका यहाँ पे फंडी की खाड़ी में। ठीक है, फंडी की खाड़ी में सबसे ऊंचा ज्वार आता है। चलिए, आसवान बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है। तो सही उत्तर हो जाएगा नील नदी पर। ठीक है, और याद रखिएगा कि विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। ठीक है, विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है और विश्व की सबसे चौड़ी नदी अमेजन नदी है। ठीक है, आता है सवाल, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आकोसम्बो
आकोसंबो बांध निम्न में से किस नदी पर स्थित है? तो सही उत्तर होगा इसका वोल्टा नदी पर। ठीक है, वोल्टा। कैंजी बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर निर्मित है? तो सही उत्तर हो जाएगा इसका नाइजर। ठीक है, नाइजर नदी पर स्थित है। सापेक्षिक आर्द्रता को निम्नलिखित में से किस ग्राफ पर दिखाया जाता है? ठीक है, सापेक्षिक आर्द्रता जब मापा जाता है तो उसको किस ग्राफ पर दिखाया जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा इसका क्लाइमोग्राफ। ठीक है, चलिए, बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? ठीक है, बादलों की दिशा और गति को मापने वाला यंत्र क्या कहलाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा नेफोस्कोप। ठीक है, नेफोस्कोप कहते हैं। विश्व की वन क्षेत्रों में किस एक के फैलाव की प्रतिशतता सर्वाधिक है? तो यहाँ पे पूछ रहा है कि विश्व के वन क्षेत्र में इन चारों में से कौन सा ज़्यादा फैला हुआ है? ठीक है, तो देखिए ऑप्शन में है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, शीतोष्ण शंकुधारी वन, शीतोष्ण पर्णपाती वन। ठीक है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। ये वन क्षेत्र में सबसे ज़्यादा फैला हुआ है। ठीक है, चलिए, वेल्ड किस प्रकार की घास भूमि के अंतर्गत शामिल की जाती है? तो सही उत्तर हो जाएगा शीतोष्ण कटिबंधीय वर्षावन के अंतर्गत। ठीक है, पूछ रहा है कि वेल्ड किस प्रकार की घास भूमि के अंतर्गत आती है? तो शीतोष्ण कटिबंधीय के अंतर्गत आती है। निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक प्रदेश में वनस्पतियों के नाम पर केवल काई या फफूंदी पाई जाती है? ठीक है, मतलब कौन सा प्रदेश है जहाँ पे वनस्पति नहीं पाया जाता है, बल्कि वनस्पति के नाम पर यही छोटे मोटे काई फफूंदी ये सभी पाया जाता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा टुंड्रा प्रदेश में। ठीक है, चलिए, विश्व की लावा निर्मित मैदानों में निम्न में से किस फसल की सर्वाधिक कृषि की जाती है? तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे कपास। ठीक है, कपास की खेती की जाती है। पनामा नहर के उत्तरी सिरे पर कौन सा पतन स्थित है? तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे कोलोन। ठीक है, कोलोन है। स्वेज नहर के उत्तरी सिरे पर कौन सा पतन स्थित है? तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे पोर्ट सईद। ठीक है, पोर्ट सईद है। यहाँ पे देखिए पूछा था पनामा नहर के उत्तरी सिरे पर कौन सा पतन स्थित है, यहाँ पे पूछा है स्वेज नहर के उत्तरी सिरे पर कौन सा पतन स्थित है। ठीक है, तो सही उत्तर होगा पोर्ट सईद। आगे बढ़ते हैं, किस देश की सीमा कैस्पियन झील से नहीं मिलती है? तो सही उत्तर होगा यहाँ पे यूक्रेन। ठीक है, यूक्रेन की सीमा कैस्पियन झील से नहीं मिलती है, उसकी सीमा अलग है। प्रति चक्रवात में वायु दाब कहाँ अधिक होता है? पूछ रहा है। देखिए, एक होता है चक्रवात। ठीक है, एक होता है चक्रवात जब बाहर। ठीक है, जब देखिए समझिए, पहले इसका सही उत्तर पहले मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद समझाता हूँ। देखिए पूछ रहा है कि प्रति चक्रवात में वायु दाब कहाँ पर अधिक होता है? तो सही उत्तर होगा इसका यहाँ पे केंद्र में। ठीक है, केंद्र में अधिक दाब होता है। अब समझिए, चक्रवात जब आता है तो चक्रवात आता है, देखिए चक्रवात और एक होता है प्रति चक्रवात। ठीक है, दो होते हैं, एक चक्रवात एक प्रति चक्रवात। तो चक्रवात में क्या होता है कि केंद्र में वायु दाब कम होता है। ठीक है, ऐसे वायु गोल गोल ऐसे घूमने लगता है। ठीक है, इस तरह से तो बाहर का वायु दाब ज़्यादा हो जाता है और अंदर का कम रहता है। ठीक है, अंदर का वायु दाब कम रहता है, तो जिसके कारण ऐसे गोल गोल हवाएं घूमने लगती हैं, तो उसको कहते हैं चक्रवात। ठीक है, चक्रवात में क्या होता है कि केंद्र में वायु दाब कम होता है। ठीक है, और बाहर वायु दाब अधिक होता है। ठीक है, तो उसको कहेंगे चक्रवात। अब फिर समझिए, अब
एक होता है प्रतिचक्रवात, जिसके बारे में सवाल है। तो देखिए प्रतिचक्रवात क्या होता है। तो जब केंद्र में वायु दाब अधिक हो जाता है, ठीक है, चक्रवात में कम होता है और प्रतिचक्रवात में वायु दाब अधिक हो जाता है। अब अधिक वायु दाब हो जाएगा और बाहर का वायु दाब कम है, तो ये हवाएं बाहर की ओर बहुत तेज़ी से फैलेगी, ठीक है, बहुत तेज़ी से फैलेगी, जिसके कारण ये गोल गोल ऐसे ऐसे घूमने लगती है ऐसे, ठीक है, इस तरह से। तो जब घूमने लगती है तो इसको कहेंगे प्रतिचक्रवात, ठीक है। इसमें केंद्र में ज़्यादा वायु दाब रहता है और बाहर वायु दाब कम रहता है, ठीक है। अब आप समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रतिचक्रवात किस क्षेत्र में अधिक उत्पन्न होते हैं। तो देखिए किस क्षेत्र में अधिक उत्पन्न होते हैं, तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे उपोष्णकटिबंधीय उच्च दाब वाले क्षेत्र में, ठीक है, उच्च दाब वाले क्षेत्र में ये उत्पन्न होते हैं। व्यापारिक पवनें कहाँ से चलती हैं, तो सही उत्तर हो जाएगा ये उपोष्ण उच्च दाब से। क्रेटर मुख्यतः किस आकृति के होते हैं, तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे कीपाकार आकृति के होते हैं, ठीक है, कीपाकार। मेसेटा का पठार निम्न में से किस देश में स्थित है, तो सही उत्तर होगा इसका स्पेन तथा पुर्तगाल में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। हिमालय पर्वत निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आता है, तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ये नवीन वलित पर्वत, ठीक है। अब नवीन वलित पर्वत क्या होता है, नवीन मतलब होता है नया, ठीक है। तो नया वलित पर्वत मतलब, वलित का मतलब क्या होता है आप समझिए, नवीन का मतलब समझिए नया, वलित का मतलब होता है कि दबाव के कारण जब उत्पन्न होता है, ठीक है। इधर से भी एक ज़मीन है, मान लीजिए ऐसा कुछ इस तरह का, ठीक है, कुछ इस तरह का ज़मीन है, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए कि सागर है, ठीक है। हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई है ये समझिए। यहाँ पे सागर है, टेथिस सागर, ठीक है। इधर से भारतीय प्लेट, इधर से जो है यूरेशियन प्लेट, ठीक है। तो ये दोनों जब इधर से प्रेशर लगा रहा है ये, ठीक है, इधर ये घसक रहा है और इधर से ये घसक रहा है। अब ये दबते दबते ये जो मलबा है इस सागर में, मलबा जो कूड़ा कचरा या मिट्टी जितना भी चीज़ें हैं सब धीरे धीरे ऐसे ऊपर उठने लगी, ठीक है, ऊपर उठ कर के ऐसे पहाड़ जैसा बन गई। तो इसको बोलते हैं वलित पर्वत, ठीक है। मतलब दबाव के कारण जब उत्पन्न होता है तो उसको कहते हैं वलित पर्वत, ठीक है। और नवीन मतलब समझ रहे हैं नया, ठीक है। तो नया वलित पर्वत कौन सा है, तो हिमालय है, ठीक है। मतलब हिमालय एक नवीन वलित पर्वत है। कोई ज़रूरी नहीं है कि हिमालय ही केवल है, ठीक है, और भी नवीन पर्वत जो है वलित पर्वत हैं इस धरती पर, ठीक है। तो यहाँ पे पूछ रहा था कि हिमालय पर्वत निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आता है, तो नवीन वलित पर्वत के अंतर्गत आता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइफून नामक चक्रवात से कौन सा क्षेत्र प्रभावित होता है, तो टाइफून नामक चक्रवात से कौन सा क्षेत्र प्रभावित होगा, तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ये चीन सागर, ठीक है, चीन सागर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी झील है, मतलब कौन सी झील है जिसका क्षेत्रफल भी सबसे बड़ा है और आयतन भी सबसे बड़ा है, तो सही उत्तर हो जाएगा कैस्पियन सागर, ठीक है। चलिए निम्नलिखित में से कौन ईरान की सीमा को स्पर्श करता है, तो सही उत्तर हो जाएगा कैस्पियन सागर, ठीक है। विश्व के दो सबसे छोटे महाद्वीप कौन से हैं, तो सही उत्तर हो जाएगा इसका देखिए ऑस्ट्रेलिया है और यूरोप है, ठीक है। और विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप, ठीक है, याद रखिएगा। और सबसे छोटा है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, उसके बाद है थोड़ा सा बड़ा यूरोप है। समप्राय मैदानों का निर्माण नदी की किस अवस्था में होता है, तो सही उत्तर होगा इसका यहाँ पे देखिए जीर्णावस्था, ठीक है, जीर्णावस्था में होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस एक में माल्टा अवस्थित है,
तो माल्टा इनमें से कौन से सागर में अवस्थित है? तो सही उत्तर हो जाएगा भूमध्य सागर में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जावा और सुमात्रा द्वीप किस देश में है? तो सही उत्तर होगा इसका यहाँ पे इंडोनेशिया में है। भारत एवं बांग्लादेश के मध्य विवाद किस नदी को लेकर है? ठीक है, भारत और बांग्लादेश के मध्य में विवाद है तो किस नदी को लेकर है? तो सही उत्तर हो जाएगा न्यूमूर द्वीप के। ठीक है, सॉरी नदी मैं बोल रहा था, द्वीप। ठीक है, भारत एवं बांग्लादेश के मध्य विवाद किस द्वीप को लेकर है? तो सही उत्तर हो जाएगा न्यूमूर द्वीप। चलिए आगे बढ़ते हैं। चंद्रकार बालू के टीलों को क्या कहते हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा उसको कहा जाता है ये बरखान कहा जाता है। ठीक है, बरखान। अल्जीरिया किस मरुस्थल के अंतर्गत स्थित है? तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे सहारा। ठीक है, सहारा के अंतर्गत स्थित है। विश्व की सबसे गहरी खाई मारियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है? तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे प्रशांत महासागर में। ठीक है, सही उत्तर होगा प्रशांत महासागर में। विश्व की सबसे गहरी खाई प्रशांत महासागर में ही है, जिसका नाम है मारियाना ट्रेंच। ठीक है, द ग्रेट ओशन ट्रेडमार्क किस महासागर से होकर गुजरता है? तो सही उत्तर हो जाएगा उत्तरी अटलांटिक महासागर से। सारगैस सागर अवस्थित है कहाँ पे है? तो सही उत्तर हो जाएगा उत्तरी अटलांटिक महासागर में। निम्नलिखित में से कौन सा एक जल डमरू मध्य अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के सर्वाधिक निकट है? इम्पोर्टेंट सवाल है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा बेरिंग जल डमरू मध्य। ये जो है बेरिंग जल डमरू मध्य अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के सर्वाधिक निकट है। ठीक है, स्थित है। आगे बढ़ते हैं। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति निम्नलिखित देशों में से किस एक के तट के निकट पाई जाती है? पूछ रहा है कि इनमें से किस देश के निकट, ठीक है, प्रवाल भित्ति पाई जाती है। ठीक है, सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति, विश्व की सबसे बड़ी। तो सही उत्तर होगा यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के निकट पाई जाती है। निम्नलिखित में से किस नदी को तेल नदी के नाम से जाना जाता है? ठीक है, तेल नदी किसको कहते हैं? तो सही उत्तर होगा नाइजर। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी को कोयला ढोने वाली नदी कहा जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ये राइन नदी। ठीक है, राइन। और विश्व की सबसे बड़ी या कहें तो व्यापारिक नदी, ठीक है, राइन नदी को ही कहा जाता है। इस नदी पर सबसे ज़्यादा व्यापार किया जाता है। रूस की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो सही उत्तर होगा इसका वोल्गा नदी। विश्व की अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी है? तो सही उत्तर होगा कौन सी नदी है भाई? तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ये अमेजन नदी। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी सबसे लंबी है? तो यहाँ पे पूछ रहा है कि इन चारों नदियों में से, ठीक है, इन चारों नदियों में से कौन सी नदी सबसे लंबी है? ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे अमेजन नदी। ठीक है, यहाँ पे पूछ रहा है कि इन चारों में से कौन सी नदी सबसे लंबी है? ठीक है, तो अमेजन है। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो सही उत्तर हो जाएगा अमेजन नदी।
यूरोप की कौन सी नदी कोयला नदी के नाम से जानी जाती है? तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे राइन नदी। ठीक है, जिसको व्यापारिक नदी भी कहा जाता है। इम्पोर्टेंट है इसलिए मैं बार बार बता रहा हूँ। चलिए 50वां प्रश्न, निम्न में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली नदी है यहाँ पे वोल्गा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रगामी तरंग सिद्धांत निम्नलिखित में से किसकी उत्पत्ति की व्याख्या करता है? ठीक है, प्रगामी तरंग सिद्धांत किसकी उत्पत्ति की व्याख्या करता है? तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ज्वार भाटा। ठीक है, चलिए ज्वार भाटा को उत्पत्ति के संबंध में प्रगामी तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सवाल भी आ गया कि ज्वार भाटा की उत्पत्ति के संबंध में प्रगामी तरंग सिद्धांत, ठीक है, प्रगामी तरंग सिद्धांत किससे संबंधित है? तो ज्वार भाटा की उत्पत्ति से संबंधित है। तो इस सिद्धांत को दिया किसने था? ठीक है, प्रगामी तरंग सिद्धांत को किसने दिया, किसने प्रतिपादन किया इसका? तो सही उत्तर होगा इसका विलियम वेवेल। ठीक है, विलियम वेवेल ने। निम्नलिखित में से कौन सा शहर नीली एवं सफेद नील के संगम पर स्थित है? तो सही उत्तर होगा इसका, सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे खार्तूम। ठीक है, खार्तूम शहर। फ्रांस का बोर्डो बंदरगाह किस नदी के तट पर स्थित है? तो सही उत्तर होगा इसका ये गेरून नदी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सीन नदी किस नगर से होकर के बहती है? तो सही उत्तर होगा पेरिस। ठीक है, पेरिस से होकर के बहती है। निम्नलिखित में से कौन सा नगर किसी नदी के तट पर स्थित है? ठीक है, ये पूछ रहा है कि इन चारों में से कौन सा ऐसा शहर है जो कि किसी नदी के तट पर स्थित है? ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा इसका यहाँ पे इस्तांबुल। ठीक है, इस्तांबुल ये नगर एक नदी के तट पर है, बाकी इनमें से कोई भी शहर नदी के तट पर नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नर्मदा और तापी प्रकार के डेल्टा का निर्माण करती है। ठीक है, यानी नर्मदा और तापी नदी किस प्रकार के डेल्टा का निर्माण करती है? तो सही उत्तर हो जाएगा, सही उत्तर होगा इसका यहाँ पे ज्वार नदमुख डेल्टा। ठीक है, ज्वार नदमुख। एक समान समय पर तूफान आने वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? ठीक है, जैसे मान लीजिए कि एग्जाम्पल के लिए कि एक ये दूसरा शहर है। ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ पे एक दूसरा शहर है और यहाँ पे एक दूसरा शहर है। अब दोनों जगह पे एक समान तूफान आ गया। ठीक है, एक जैसा तूफान आ गया। तो अब इस रेखा को ऐसे अगर हम मिलाएंगे, ठीक है, कि इस जगह पर तूफान आया है और इस जगह पर तूफान आया है। ठीक है, तो इसको मिला दिए ऐसे। ठीक है, ऐसे मिला दिए तो इस रेखा को क्या कहा जाता है? ठीक है, लाइन जो बन रहा है इस लाइन को क्या कहा जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा आइसोब्रांट कहा जाता है। ठीक है, आइसोब्रांट। सूर्य तप, ठीक है, सूर्य तप के समान अवधि वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा इसका आइसोहेल। ठीक है, सेम जैसे तूफान वाले क्षेत्र को मिलाए वैसे सूर्य तप के समान अवधि वाले क्षेत्र को मिलाएंगे तो उस रेखा को कहेंगे आइसोहेल। चलिए, निम्नलिखित में से कौन एक भू आवेष्टित देश है? ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ये बोलीविया। ठीक है, बोलीविया सही होगा। मानचित्र पर दूरियों को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, तो मानचित्र पर जैसे एग्जाम्पल के लिए ये मान लीजिए कि भारत का नक्शा ऐसे, ठीक है, मान लीजिए इस तरह से। ठीक है, यहाँ पे फ़ोन में सही से नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो मान लीजिए कि इस तरह से, और आपको यहाँ से यहाँ तक की दूरी को मापना है। ठीक है,
यहाँ मुंबई से और यहाँ पे यूपी की दूरी को मापना है तो आप कैसे मापेंगे? ठीक है, तो सिंपल है, यंत्र से मापेंगे। ठीक है, मैप पर मापना है तो यंत्र से मापेंगे। ठीक है, मापने वाली जो मशीन होती है उससे मापेंगे। ठीक है, तो उस यंत्र को क्या कहते हैं? ठीक है, उस यंत्र का नाम क्या है? तो सही उत्तर होगा ये ऑपिसोमीटर। ठीक है, ऑपिसोमीटर कहा जाता है। इससे मैप में ही दूरी माप लिया जाता है कि कितना दूरी होगा। वायु में सापेक्षिक आर्द्रता मापन हेतु प्रयुक्त उपकरण कौन सा है? ठीक है, तो वायु में आपेक्षिक आर्द्रता जब मापने वाली उपकरण कौन सा है? तो सही उत्तर हो जाएगा हाइग्रोग्राफ। ठीक है, हाइग्रोग्राफ कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। सवाना घास भूमियाँ पाई जाती हैं, तो सवाना घास भूमि कहाँ पे पाई जाती है? तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे अफ्रीका में। ठीक है, उत्तरी मध्य अफ्रीका में। या ये भी सवाल आ सकता है कि सवाना घास का मैदान कहाँ पे पाया जाता है? तो दे देगा ऑप्शन कि अफ्रीका, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो इस तरह से तो सही उत्तर हो जाएगा अफ्रीका। ठीक है, तो अफ्रीका में पाया जाता है सवाना घास का मैदान। सामान्यतः विश्व को कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है? ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा इसका 12। चलिए, किस प्राकृतिक प्रदेश को आलस्य का प्रदेश कहा जाता है? तो सही उत्तर होगा यहाँ पे विषुवतीय प्रदेश। ठीक है, विषुवतीय प्रदेश को आलस्य का प्रदेश कहते हैं। कांगो घाटी में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो सही उत्तर होगा विषुवतीय। ठीक है, विषुवतीय जलवायु पाई जाती है। विषुवतीय प्रदेश में वर्ष कब होता है? ठीक है, विषुवतीय प्रदेश में वर्ष यहाँ पे हो गया, यहाँ पे वर्षा होगा। ठीक है, वर्षा। तो विषुवतीय प्रदेश में वर्षा कब होती है? तो कब होती है? तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे सालों भर वर्षा होती है। ठीक है, विषुवतीय प्रदेश या इसी को कहते हैं भूमध्य रेखीय प्रदेश। ठीक है, तो भूमध्य रेखीय प्रदेशों में या फिर विषुवतीय प्रदेशों में एक ही शब्द है। ठीक है, मतलब एक ही है। जैसे ग्लोब पर आप देखे होंगे कि इस तरह से एक बीचों बीच लाइन गया होता है। ठीक है, जिसको बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश। ठीक है, तो इसको कहते हैं विषुवतीय रेखा। ठीक है, विषुवत रेखा। और इस लाइन पर सालों भर वर्षा होती है। ठीक है, और गर्मी भी ज़्यादा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेलवा वन कहाँ मिलते हैं? तो सेलवा वन कहाँ पे मिलेंगे? तो सही उत्तर हो जाएगा कि विषुवतीय प्रदेश में। ठीक है, विषुवतीय प्रदेश में मिलते हैं। विषुवतीय प्रदेश को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा क्षीण कारक प्रदेश के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्षीण कारक प्रदेश। निम्न में से कौन सा जलवायु प्रदेश फलों तथा शराब निर्माण के लिए विश्वविख्यात है? तो सही उत्तर हो जाएगा भूमध्य सागरीय प्रदेश। ठीक है, भारत सर्वश्रेष्ठ उत्पादक एवं उपभोक्ता है किसका सर्वश्रेष्ठ उत्पादक एवं उपभोक्ता है? तो सही उत्तर हो जाएगा चाय का। ठीक है, और चाय सबसे ज़्यादा कहाँ पे उगाया जाता है? तो असम में उगाया जाता है। ठीक है, पूरे भारत में असम में उगाया जाता है। पहाड़ी इलाका है तो अच्छा बढ़िया हो जाता है सब। नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है। ठीक है, नकदी को नकदी कहा जाता है। ठीक है, मतलब लिखते हैं, देखिए आप हम लोग बोलते हैं नगदी। ठीक है, लेकिन लिखा जाता है उसको नकदी। ठीक है, तो नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है। कौन सा नहीं है भाई? तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ये गेहूँ। ठीक है, चलिए, मत्स्यन किस प्रकार की आर्थिक क्रिया है? मत्स्यन यानी मत्स्य पालन। ठीक है, किस प्रकार की आर्थिक क्रिया होगी? तो सही उत्तर होगा प्राथमिक। ठीक है, प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत आता है मछली पालन,
ठीक है। अच्छा, पहले समझिए कि आर्थिक क्रियाएं होते कितने प्रकार के हैं। ठीक है, तो देखिए ऐसे अगर देखा जाए तो 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, जब आप 11-12 क्लास में पढ़िएगा तो आपको 5 प्रकार का पढ़ाया जाएगा, लेकिन अगर आप 10 क्लास तक पढ़िएगा तो आपको 3 प्रकार का ही पढ़ाया जाता है। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। लेकिन जब आगे हायर क्लास में चले जाइएगा और बड़े क्लास में, तो आपको 2 और ऐड कर दिया जाता है उसमें, चतुर्थक क्षेत्र और पंचम क्षेत्र। ठीक है, तो समझिए प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत क्या आएगा। तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आएगा कृषि कार्य। ठीक है, पशुपालन, मछली पालन, मुर्गी पालन। ठीक है, तो जो चीज़ें प्रकृति से जुड़ी हुई होती हैं, ठीक है, जो चीज़ें प्राकृतिक काम से जुड़ा हुआ रहता है, उसको कहते हैं प्राथमिक क्षेत्र का कार्य। ठीक है, या प्राथमिक क्रिया। जैसे कृषि है तो कृषि प्राथमिक जो है प्राकृतिक से ही कर रहे हैं। ठीक है, उसमें उस जैसे उगा रहे हैं गेहूँ, चावल, ठीक है, सब मिट्टी में उगा रहे हैं। तो इस तरह से जो प्राकृतिक से जुड़ी हुई चीज़ें होती हैं उसको प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत रखते हैं। अब दूसरा है द्वितीयक क्षेत्र। अब द्वितीयक क्षेत्र को विनिर्माण क्षेत्र भी कहा जाता है। ठीक है, अब विनिर्माण क्यों कहते हैं समझिए। द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत काम ये किया जाता है कि जो प्राथमिक क्षेत्र से जो चीज़ें मिलती है हमें, जैसे लकड़ी है तो लकड़ी प्राथमिक क्षेत्र का है। ठीक है, क्योंकि वो प्राकृतिक चीज़ है, तो प्राथमिक क्षेत्र का है लकड़ी। अब लकड़ी को हम काट करके उसको जो है सब बढ़िया चिकना करके सब जो है अच्छी तरीके से उसको कुर्सी बना दिए। ठीक है, तो मान लीजिए कि लकड़ी का हम काट करके कील वगैरह ठोक करके सब कुछ उसको कुर्सी बना दिए एक। तो वो कुर्सी जो काम किए, मतलब जो कुर्सी बनाने वाला जो व्यक्ति है वो क्या काम कर रहा है, तो वो कुर्सी विनिर्माण कर रहा है। ठीक है, विनिर्माण मतलब कि लकड़ी का कुर्सी बना रहा है। ठीक है, तो एक चीज़ को बदल कर उसको दूसरे चीज़ में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, बदल दे रहा है, तो उसको कहते हैं विनिर्माण। ठीक है, तो वो व्यक्ति कौन सा काम कर रहा है, किस क्षेत्र का है, तो वो व्यक्ति द्वितीयक क्षेत्र का है। ठीक है, वो व्यक्ति जो लकड़ी का कुर्सी बना रहा है वो द्वितीयक क्षेत्र का व्यक्ति हो जाएगा। हमारे भारत में जितने भी उद्योग हैं सभी द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि जैसे डोलामाइट वगैरह निकलता है या कोयला वगैरह निकलता है। ठीक है, या जो भी चीज़ें हैं डोलामाइट, बॉक्साइट, ठीक है, सब निकलता है, तो उस सब से लोहा, एल्युमिनियम बनता है। ठीक है, तो प्राकृतिक चीज़ें हैं मिट्टी। अब मिट्टी से लोहा बना दिया उद्योग, तो उद्योग किस क्षेत्र के अंतर्गत आएगा, द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। ठीक है, अब तृतीयक क्षेत्र में क्या आता है, तो जैसे बैंक हो गया, ठीक है, या कोई सेवा देने वाला संस्था हो गया। ठीक है, तो वो सभी आएंगे तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत। ठीक है, जो डिजिटल रूप से जुड़े होते हैं, जो व्यापार, जैसे व्यापार है, बिजनेस, ठीक है, ये सभी तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। ठीक है, अभी हम लोग मोबाइल से पढ़ रहे हैं, मोबाइल से पैसा कमा रहे हैं। ठीक है, तो वो सभी तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। अब चतुर्थक में क्या है, तो चतुर्थक में थोड़े हाई लेवल वाले आ जाएंगे। ठीक है, जिनसे कि मतलब जो हेड होते हैं, जिनसे देश चलता है, जैसे प्रधानमंत्री हो गए। ठीक है, या सांसद लोग हो गए, जो नियम कानून बनाते हैं, जो सबके लिए नियम कानून बनाते हैं, उसको कहते हैं चतुर्थक क्षेत्र वाले काम। ठीक है, तो चतुर्थक क्षेत्र वाले काम जैसे प्रधानमंत्री हो गए, सांसद लोग हो गए। ठीक है, जो कि नियम कानून बनाते हैं। ठीक है, जो सबके लिए सर्वमान्य है। अब पंचम क्षेत्र में क्या आएगा, तो पंचम क्षेत्र में साइंटिस्ट लोग आ जाएंगे। ठीक है, जो कि नए नए खोज करते हैं। ठीक है, जो नए नए खोज करते हैं वो लोग आएंगे पंचम क्षेत्र में। चलिए यहाँ तक समझ गए, आगे बढ़ते हैं। व्यापारिक रूप से मत्स्य पालन का व्यवसाय क्या कहलाता है। अब देखिए मत्स्य पालन को क्या कहते हैं। ठीक है, तो देखिए सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे पीसी कल्चर। ठीक है, पीसी कल्चर मत्स्य पालन को कहेंगे। ठीक है, और ऊपर है एपी कल्चर। एपी कल्चर मधुमक्खी पालन को कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप बताइएगा कि वीटी कल्चर किसको कहते हैं। ठीक है, कमेंट में आप लोग बताइएगा कि वीटी कल्चर किसे कहते हैं और सेली कल्चर में क्या उत्पादन किया जाता है। ठीक है, 2 चीज़ें हैं, एकदम आसान सवाल है,
आपको अगर पता है तो आप कमेंट में बताइएगा कि विटीकल्चर और सेरीकल्चर किस चीज़ के उत्पादन को कहा जाता है। ठीक है, चलिए, नीली क्रांति निम्न में से किससे संबंधित है? तो नीली क्रांति किसको कहते हैं भाई? तो सही उत्तर हो जाएगा इसका मत्स्य पालन से। ठीक है, नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो मत्स्य पालन से संबंधित है। प्लैंकटन, ठीक है, प्लैंकटन है, प्लैंकटन क्या है? क्या है प्लैंकटन? तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे कि समुद्री मछलियों का भोजन है। चलिए, हेरिंग पांड के नाम से जाना जाता है, क्या जाना जाता है? कौन सा महासागर है जो हेरिंग पांड के नाम से जाना जाता है? तो सही उत्तर होगा अटलांटिक महासागर। निम्नलिखित में कौन धात्विक खनिज है? ठीक है, इनमें से कौन सा ऐसा खनिज है जो जिसमें धातु पाया जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा इसका सोना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन आणविक खनिज है? ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ये सी हो जाएगा। ठीक है, सी कौन है? मॉलिब्डेनम। ठीक है, इसमें आणविक खनिज पाया जाता है। और परमाणविक खनिज किसमें पाया जाता है? ठीक है, तो परमाणु बम बनाने में किया जाता है ये थोरियम, यूरेनियम, ठीक है, इन सब का उपयोग किया जाता है। और ये मॉलिब्डेनम ये आणविक खनिज है। आगे बढ़ते हैं कि ऑस्ट्रेलिया का महत्वपूर्ण लौह अयस्क उत्खनन केंद्र है, कौन सा केंद्र है? तो सही उत्तर होगा इसका पीलबारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एशिया का सबसे बड़ा लौह इस्पात उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? तो सही उत्तर हो जाएगा इसका चीन। आगे बढ़ते हैं, मेसाबी रेंज किससे संबंधित है? तो सही उत्तर होगा इसका लौह अयस्क से। ठीक है, एकदम आसानी से आपको याद हो जाएगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अफ्रीका महाद्वीप में सबसे बड़ा तांबा उत्पादक देश कौन सा है? तो सही उत्तर हो जाएगा जाम्बिया। ठीक है, तो अफ्रीका महाद्वीप में है जाम्बिया देश। ठीक है, जाम्बिया देश कहाँ पे है? अफ्रीका महाद्वीप में। और ये सबसे बड़ा तांबा का उत्पादक देश है। ठीक है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा में तांबा जो है उत्पादन किया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा देश तांबे का मुख्य निर्यातक है? ठीक है, मुख्य निर्यातक का मतलब क्या होता है? देखिए, जब हम अपने देश से किसी दूसरे देश को बेचते हैं, ठीक है, अपने देश से हम कोई भी सामान किसी दूसरे देश को बेचते हैं तो उसको कहते हैं निर्यात करना। ठीक है, निर्यात, तो अपने देश से हम निर्यात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा देश है जो तांबे का निर्यात करता है। ठीक है, मतलब तांबे का, क्योंकि तांबे का उत्पादन वहाँ पे ज़्यादा होता होगा इसलिए वो दूसरे देशों को बेच रहा है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे जाम्बिया। अभी हमने देखा था कि सबसे ज़्यादा तांबा का उत्पादन कहाँ पे होता है? तो अफ्रीका के जाम्बिया देश में, और यहीं से तांबे का निर्यात किया जाता है। अच्छा, ये समझ के निर्यात, एक आयात समझ लीजिए। आयात का मतलब जब हम किसी दूसरे देश से हम खरीदते हैं, ठीक है, जब हम किसी दूसरे देश से कुछ भी चीज़ खरीदते हैं, मतलब लाते हैं, ठीक है, दूसरे देश से अपने देश में लाते हैं तो उसको कहते हैं आयात। ठीक है, आयात कर रहे हैं। और जब बेचते हैं तो कहते हैं निर्यात। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में स्थित कालगुरली किसके लिए विख्यात है? तो सही उत्तर होगा कि स्वर्ण उत्पादन के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। जोहान्सबर्ग निम्नलिखित में किस लिए प्रसिद्ध है? तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे सोने की खान के लिए। ठीक है, वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है, आप लोग कहिएगा कि इतना लंबा वीडियो कर दिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हीरा व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है, हीरा व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है भाई? तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे एंटवर्प। ठीक है, चलिए, यहाँ पे सबसे ज़्यादा हीरा का व्यापार किया जाता है। हीरा के उत्पादन में किस महाद्वीप का एकाधिकार है? तो सही उत्तर हो जाएगा ये अफ्रीका। ठीक है,
अफ्रीका को ये अधिकार है कि ये हीरा का उत्पादन करे। ठीक है, केवल इसी को, एकाधिकार का मतलब ही होता है कि केवल इसी को अधिकार है कि हीरा का उत्पादन करे। ठीक है, हीरा का उत्पादन करने का अधिकार केवल अफ्रीका को ही है। स्थानांतरणशील कृषि की शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ से हुई? तो सही उत्तर होगा इसका थाईलैंड से। आगे बढ़ते हैं, लदांग संबंधित है। तो देखिए लदांग किसे कहते हैं? ठीक है, लदांग क्या होता है? तो सही उत्तर होगा इसका स्थानांतरणशील कृषि। ठीक है, लदांग चीन में कहा जाता है। ठीक है, चीन में जब स्थानांतरण कृषि किया जाता है, ठीक है, जब स्थानांतरण कृषि किया जाता है तो उसको कहते हैं लदांग। ठीक है, और हमारे यहाँ भारत में जब हम एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं तो उसको कहते हैं घुमंतु कृषि। ठीक है, घुमंतु कृषि आप लोग नाम सुने होंगे। ठीक है, घूम घूम कर खेती करते हैं, मतलब एक जगह खेती किए, मान लीजिए कि इस जगह खेती किए और यहाँ पे मिट्टी का उर्वरता ख़त्म हो गया तो दूसरी जगह पर गए, फिर वहाँ पर जंगल काटे, वहाँ का उर्वरता है अभी। ठीक है, वहाँ पर खेती किए कुछ दिन और उर्वरता कुछ साल उर्वरता ख़त्म हुआ, उसके बाद फिर दूसरी जगह पर चले गए, वहाँ पे खेती किए, फिर उर्वरता ख़त्म हुआ, फिर दूसरी जगह पर चले गए। तो इस तरह से घूम घूम कर खेती करना घुमंतु कृषि कहलाता है। ठीक है, भारत में। और यही घुमंतु कृषि को चीन में लदांग कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब समझ गए, आगे बढ़ते हैं। लदांग चलवासी कृषि किस देश से संबंधित है? ठीक है, किस देश से संबंधित है? तो सही उत्तर हो जाएगा मलेशिया। ठीक है, मलेशिया से संबंधित देश है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सामान्य जीवन निर्वहन कृषि। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक चीज़ मैंने आपको बताया था चीन में। ठीक है, लदांग कहाँ पे कहा जाता है? तो चीन में। अब इसमें चीन तो ऑप्शन है नहीं, चीन तो ऑप्शन है नहीं। ठीक है, तो चीन के अलावा कौन सा देश है जिसमें लदांग कहा जाता है? तो वह है मलेशिया। ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा मलेशिया। अगर यहाँ पे चीन रहता तो सही उत्तर चीन होता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पूछ रहा है कि सामान्य जीवन निर्वहन कृषि श्रीलंका में निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? तो सही उत्तर होगा चेन्ना के नाम से। ठीक है, चेन्ना। सामान्य जीवन निर्वहन कृषि का मतलब होता है कि बस उतना ही कमाते हैं, मतलब उतना ही खेती करते हैं जितना कि साल भर चल सके। ठीक है, जितना कि खाने भर हो जाए। ठीक है, भारत में बहुत लोग इतने मतलब गरीब हैं जिनके पास ज़मीन नहीं है, वो लोग बस इतनी खेती करते हैं जितना कि साल भर खा सकें। ठीक है, तो उसको कहते हैं जीवन निर्वाह कृषि। तो हमारे यहाँ कहते हैं भारत में जीवन निर्वाह कृषि, और उसी को श्रीलंका में क्या कहते हैं? चेन्ना कृषि कहते हैं। ठीक है, चेन्ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। थाईलैंड में की जाने वाली स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है? तो सही उत्तर होगा तमराई कहते हैं उसको। ठीक है, तमराई। म्यांमार में की जाने वाली स्थानांतरित कृषि किस नाम से जानी जाती है? तो सही उत्तर हो जाएगा तुंग्या। ठीक है, तुंग्या के नाम से जानी जाती है। सर्वाधिक सघन खेती प्रचलित है, कहाँ पे सघन खेती किया जाता है? तो सही उत्तर होगा जापान में। ठीक है, क्योंकि छोटा देश है और विकसित भी बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे सघन खेती की जाती है। ठीक है, क्योंकि कम ज़मीन होता है जहाँ पे, वहाँ पे एक ही जगह पर ज़्यादा चीज़ें लगा दी जाती हैं। ठीक है, तो जापान में टेक्नोलॉजी है, वहाँ पे सब कुछ है, तो वो लोग आसानी से उगा लेते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 96 प्रश्न क्या कह रहा है कि बागानी कृषि के अंतर्गत नहीं आता है। तो इनमें से कौन सा है जो बागानी कृषि के अंतर्गत नहीं आता है? तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ये चावल। ठीक है, चावल। बागान में बाकी नारियल, रबड़, कहवा ऐसे भी बागान में उगाया जा सकता है, लेकिन चावल खेतों में उगाया जाता है। ठीक है, मतलब वो कृषि होता है। विश्व में किस प्रकार की कृषि का सर्वाधिक प्रचलन है? तो सही उत्तर हो जाएगा स्थानबद्ध कृषि। जमीन पर फैलने वाली सब्जियों की व्यापारिक कृषि कहलाती है, क्या कहलाती है? तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ओलेरी कल्चर कहलाती है। ठीक है, ओलेरी कल्चर।
जोहान्सबर्ग विख्यात है, किस लिए विख्यात है? तो सही उत्तर होगा स्वर्ण खनन हेतु। चलिए आगे बढ़ते हैं। डोनबास क्षेत्र प्रसिद्ध है, किस लिए प्रसिद्ध है? तो सही उत्तर हो जाएगा कोयला के लिए। सिलिकॉन घाटी अवस्थित है, कहाँ पे अवस्थित है? तो सही उत्तर हो जाएगा इसका कैलिफोर्निया में। किम्बरले प्रसिद्ध है, किस लिए प्रसिद्ध है किम्बरले? तो सही उत्तर हो जाएगा कि हीरा खनन हेतु। निम्नलिखित में से किस देश को यूरेनियम सिटी स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा इसका कनाडा को। ठीक है, कनाडा को यूरेनियम सिटी स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है। तो 100 प्रश्न पूरे हो चुके हैं कब के। अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है, एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित देशों में किसके पास दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम भंडार है? तो सही उत्तर होगा इसका कनाडा के पास। विश्व की सभी नदियों में किसकी संभावित जल विद्युत क्षमता अधिकतम है? ठीक है, पूछ रहा है कि विश्व की सभी नदियों में किसकी संभावित जल विद्युत क्षमता अधिकतम है? तो सही उत्तर होगा इसका कांगो नदी। चलिए, विश्व की सबसे बड़ी कोयला की खान बांकी किस देश में स्थित है? अब आप तो ये समझ गए कि विश्व की सबसे बड़ी कोयला की खान कौन सा है? तो बांकी है। ठीक है, कहाँ पे है? बांकी है। तो बांकी किस देश में स्थित है? ठीक है, किस देश में है? तो सही उत्तर हो जाएगा जिम्बाब्वे में है। ठीक है, जिम्बाब्वे। चलिए, वह उद्योग जो अन्य उद्योगों के लिए कच्चा माल का उत्पादन करता है वो कहलाता है, वो क्या कहलाएगा? तो सही उत्तर होगा मूलभूत उद्योग। चलिए, वे उद्योग जो स्थानीय कच्चे मालों का उत्पादन करते हैं निम्न में से क्या कहलाते हैं? सही उत्तर होगा कुटीर उद्योग। चलिए, निम्नलिखित में से कौन श्रम आधारित उद्योग है? तो सही उत्तर होगा इसका हीरा तराशना। ठीक है, हीरा बहुत श्रम का काम होता है, हीरा तराशना। विश्व में चुकंदर की चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, कौन सा है भाई? चुकंदर की चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक देश। तो सही उत्तर होगा इसका रूस। ठीक है, रूस। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुंबई से कहाँ जाने के लिए स्वेज नहर जलमार्ग से होकर नहीं गुजरना पड़ेगा? ठीक है, तो सही उत्तर होगा इसका स्वेज। ठीक है, तो अगर आपको मुंबई से स्वेज जाना है तो आपको स्वेज नहर जलमार्ग होकर नहीं जाना पड़ेगा। बाकी इनमें से बेनगाजी जाना है तो आपको स्वेज नहर से होकर जाना पड़ेगा। पोर्ट सईद है, स्वेज नहर से होकर जाना पड़ेगा। अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो सही उत्तर होगा इसका नाइजीरिया। आगे बढ़ते हैं। जनसंख्या का सबसे कम भार कहाँ पाया जाता है? तो सही उत्तर होगा इसका यहाँ पे ओशनिया में। ठीक है, ओशनिया में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जनसंख्या का सर्वाधिक भार कहाँ पाया जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा एशिया में। चलिए, विश्व के किस महाद्वीप में आदिम जातियों की सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है? तो सही उत्तर हो जाएगा इसका अफ्रीका में। ठीक है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा आदिम जनजाति पाई जाते हैं। ठीक है, चलिए, पश्चिमी गोलार्ध में स्थित जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? पश्चिमी गोलार्ध में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा होगा? तो सही उत्तर है संयुक्त राज्य अमेरिका। एशिया महाद्वीप में विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? तो सही उत्तर हो जाएगा इसका यहाँ पे 55%। आगे बढ़ते हैं। निम्न देशों में सबसे अधिक जनसंख्या किसकी है? इन चारों देशों में से सबसे अधिक जनसंख्या किसकी है? तो सही उत्तर हो जाएगा इंडोनेशिया। चलिए, सर्वाधिक प्रवासी जनसंख्या पाई जाती है कहाँ पे? तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे
संयुक्त राज्य अमेरिका में तथा कनाडा में। ठीक है, यहाँ पे ज़्यादातर भारत के लोग ही जाते हैं। ठीक है, अमेरिका में, कनाडा में। सर्वाधिक घनत्व वाला द्वीप कौन सा है? तो सही उत्तर होगा जावा। सबसे घना आबाद सार्क देश कौन सा है? तो सही उत्तर हो जाएगा ये बांग्लादेश। ठीक है, चलिए। न्यूनतम जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन सा है? तो सही उत्तर होगा ऑस्ट्रेलिया। निम्नलिखित में से किस देश का लिंगानुपात सर्वाधिक है? तो सही उत्तर होगा रूस। निम्नलिखित देशों में से उच्चतम जनसंख्या वृद्धि दर क्या, मतलब कहाँ पे है? ठीक है, उच्चतम जनसंख्या वृद्धि दर कहाँ पे है, किस देश में? तो सही उत्तर हो जाएगा इंडोनेशिया में। अनुकूलतम जनसंख्या के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो सही उत्तर होगा इसका यहाँ पे डाल्टन ने। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित में से किस देश की मूल मृत्यु दर उसकी मूल जन्म दर से अधिक है? पूछ रहा है कि किस देश की मृत्यु दर सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे फ्रांस में। ठीक है, चलिए। किसी प्रदेश की कुल जनसंख्या तथा कुल कृषि क्षेत्र का अनुपात क्या कहलाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा कायिक घनत्व। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित में से कौन सा देश अल्प जनसंख्या की समस्या से ग्रसित है? तो सही उत्तर हो जाएगा इसका डेनमार्क। ठीक है, डेनमार्क, यहाँ पे जनसंख्या सबसे कम पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन क्षेत्रफल एवं जनसंख्या दोनों ही दृष्टि से छोटा देश है? ठीक है, इन चारों में से कौन सा ऐसा देश है जहाँ पे जनसंख्या घनत्व भी कम है और क्षेत्रफल भी कम है? तो सही उत्तर होगा मालदीव। ठीक है, अभी आप सुने होंगे कि मालदीव के साथ थोड़ा अनबन चल रहा है। ठीक है, मोदी जी के साथ, मतलब मोदी जी का मालदीव के साथ थोड़ा अनबन चल रहा है हमारे देश से। चलिए आगे बढ़ते हैं। संसार में निम्नतम प्रजनन दर क्या है? संसार में निम्नतम प्रजनन दर किस देश में है, किस देश की है? तो सही उत्तर हो जाएगा स्वीडन की। ठीक है, यहाँ पे सबसे कम प्रजनन होता है। निम्नलिखित देशों में से किस एक की आयु संभावित सबसे अधिक है? इन चारों में से कौन सा ऐसा देश है जहाँ पे व्यक्ति की आयु ज़्यादा होती है? ठीक है, मतलब औसत आयु कहें तो ज़्यादा होती है। तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे जापान। ठीक है। एशिया में मातृ मृत्यु दर उच्चतम है किस देश में? ठीक है, एशिया के किस देश में मातृ मृत्यु दर उच्चतम है? तो सही उत्तर हो जाएगा बांग्लादेश में। आगे बढ़ते हैं। विश्व में प्रथम बार व्यवस्थित जनगणना का श्रेय किस देश को है? ठीक है, किस देश को है? तो विश्व में पहली बार व्यवस्थित जनगणना किस देश ने करवाया था? तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे सही उत्तर होगा इसका स्वीडन। ठीक है, सही उत्तर होगा स्वीडन, ये 4 नंबर वाला। ठीक, सॉरी डी नंबर वाला स्वीडन। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वीडन जो है सबसे पहली बार मतलब पूरी संसार का जनगणना करवाया था। निम्नलिखित में से किस एक में विश्व की बृहत्तम पशुधन समष्टि है? सही उत्तर होगा भारत। ठीक है, यहाँ पे पशुपालन ज़्यादा किया जाता है। दक्षिण एशिया का सबसे घना बसा हुआ देश कौन सा है? तो सही उत्तर हो जाएगा बांग्लादेश। विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले 10 देशों में से एशिया में एक कौन सा देश है? मतलब विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले 10 देशों में से एशिया का कितना देश है? तो सही उत्तर हो जाएगा 6 देश है। ठीक है, अगर विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले 10 देशों की सूची बनाई जाए तो उसमें से 6 देश एशिया के होंगे। ठीक है, एशिया महाद्वीप के होंगे।
चलिए, एन्यू जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो सही उत्तर हो जाएगा जापान में। ठीक है, और एक चीज़ आप कमेंट में बताइएगा कि विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या किस देश में पाई जाती है? ठीक है, मैंने कम तो बता दिया है ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन सबसे अधिक जनसंख्या किस देश में पाई जाती है? तो आप लोग कमेंट में बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लैप्स कहाँ पाए जाते हैं? लैप्स कहाँ पे पाए जाते हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा ये स्कैंडिनेवियन क्षेत्र में। ठीक है, चलिए, विश्व के किस महाद्वीप में आदिम जातियों की सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है? तो सही उत्तर हो जाएगा अफ्रीका में। ठीक है, अफ्रीका में आदिम जनजाति सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। यूर्त किस जनजाति का घर है? तो सही उत्तर हो जाएगा सही उत्तर होगा किर्गिज। चलिए, 141वां प्रश्न, पिग्मी निवासी हैं कहाँ के? पिग्मी कहाँ के निवासी हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अफ्रीका के। चलिए आगे बढ़ते हैं। पिग्मी कहाँ के आदिम शिकारी एवं भोजन एकत्रित करने वाले लोग हैं? तो सही उत्तर होगा मध्य अफ्रीका के। किस जनजाति के लोग दूध को ताज़ा न पीकर उसे खट्टा करके पीते हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा किर्गिज। ठीक है, किर्गिज जनजाति के लोग दूध को ताज़ा नहीं पीते हैं बल्कि उसको खट्टा करके पीते हैं। ठीक है, मतलब रख देते हैं उसको तो दही वगैरह बन जाता है। ठीक है, मट्ठा बन जाता है तो उसको पीते हैं। इंडोनेशिया यहाँ पे है, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता का प्राचीन नाम क्या था? इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता। ठीक है, आपको तो ये पता चल गया कि इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है। अब जकार्ता का प्राचीन नाम क्या था? तो सही उत्तर हो जाएगा बटाविया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किस देश को वनों का देश कहा जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा कांगो प्रजातांत्रिक गणतंत्र को। ठीक है, कांगो देश को विश्व के मतलब वनों का देश कहा जाता है, कांगो को। ठीक है, यहाँ पे ज़्यादा वन पाए जाते हैं। यूरोप के किस देश को लघु यूरोप कहा जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा फ्रांस को। चढ़ते सूर्य का देश निम्न में से किसे कहा जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा जापान को। जापान को पृथ्वी का सूर्य भी कहा जाता है। ठीक है, या क्या कहें उसको, मतलब सूर्योदय का देश जापान को कहा जाता है। ठीक है, विश्व का चीनी भंडार या चीनी का प्याला के नाम से निम्न में से कौन सा देश जाना जाता है? तो सही उत्तर होगा क्यूबा। चलिए, कौन सा देश प्यासी भूमि का देश कहलाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया। पवित्र भूमि का नाम से जाना जाता है। पवित्र भूमि यानी पवित्र भूमि के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? ठीक है, कौन सा क्षेत्र जाना जाता है, कौन सा जगह जाना जाता है? तो सही उत्तर होगा फिलिस्तीन। ठीक है, इसको पवित्र भूमि के नाम से जाना जाता है। तो 150 प्रश्न पूरे हो चुके हैं और मैंने कहा था कि 150 प्लस MCQ बताऊंगा। ठीक है, तो मैं आपके लिए 10 एक्स्ट्रा MCQ हर एक वीडियो में बताता हूं। ठीक है, जब मैं कहता हूं कि प्लस बताऊंगा, ठीक है, मतलब ज़्यादा बताऊंगा, तो 10 MCQ मैं ज़्यादा ही बताता हूं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 10 MCQ और है। ठीक है, तो 151वां प्रश्न, सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? ठीक है, तो सही उत्तर इसका क्या होगा? जापान होगा। मैंने कहा था कि सूर्योदय का देश किसको कहते हैं? तो जापान को कहते हैं। ठीक है, या पृथ्वी का सूर्य भी कहा जाता है जापान को। कौन सा देश 1000 पहाड़ियों का देश कहलाता है? तो सही उत्तर होगा अफगानिस्तान। ठीक है, किस देश को सांपों का देश कहते हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा ब्राज़ील को। किस शहर को पूर्व का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे जकार्ता को।
ठीक है। जकार्ता किसकी राजधानी है? तो इंडोनेशिया की। इंग्लैंड का बगीचा कहलाता है, क्या कहलाता है भाई? इंग्लैंड का बगीचा। तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे कैंट को कहा जाता है, ठीक है। कैंट शहर है इंग्लैंड में, तो उसी को इंग्लैंड का बगीचा कहा जाता है। निम्नलिखित में किसे पूर्व का मोती के नाम से जाना जाता है? ठीक है, पूर्व का मोती किसको कहते हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा श्रीलंका को, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे सोना बहुत ज़्यादा था पहले के समय में, इसलिए उसको पूर्व का मोती कहा जाता है। किस देश को सफ़ेद हाथियों की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा ये थाईलैंड, ठीक है। चलिए, एशिया का प्रवेश द्वार कौन सा देश है? ठीक है, एशिया का प्रवेश द्वार कहलाता है, कौन सा देश कहलाता है भाई? तो सही उत्तर हो जाएगा तुर्की, ठीक है। तुर्की को एशिया का प्रवेश द्वार कहते हैं। किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? तो सही उत्तर होगा तुर्की को, ठीक है। तुर्की को यूरोप का मरीज कहते हैं और एशिया का प्रवेश द्वार कहते हैं। अंतिम प्रश्न, यूरोप का भारत के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? ठीक है, मतलब समझिए, भारत तो हमारे देश का नाम है, ठीक है, लेकिन यूरोप में भी एक ऐसा देश है जिसको भारत के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो वो है इटली, ठीक है। तो यूरोप में इटली ही एक ऐसा देश है, इटली एक ऐसा देश है जहाँ पे कि उसको भारत के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और हमारे देश का नाम तो भारत है ही, तो ऐसा मत समझना कि इटली को भारत कहा जाता है तो इटली के हैं हम, नहीं, हमारे देश का नाम भारत है और यूरोप में भी एक ऐसा देश है जिसको भारत के नाम से जाना जाता है, तो वो है इटली, ठीक है। तो अंतिम प्रश्न हो चुके हैं और आई होप कि आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो मिलेंगे ऐसे ही वीडियोज़ के साथ हम लोग पार्ट 4 वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद, जय हिंद।